अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ही इज फैशन शाजी, द कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर हाउ आर यू? जी जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ, ठीक हूँ। सर सबसे पहले जो है वो हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट में रेंज बाउंड सेशन था, विटनेस किया हमने, जिसमें 200 पॉइंट्स की जो है वो मार्केट में अपसाइड थी। तो मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं थी ना तेजी थी, एक कंसोलिडेशन फेज था। तो क्या वजह है इसकी? क्या कोई न्यूज आई थी जिसकी वजह से ये मार्केट का जो है वो आज हमने ये रुझान देखा, या ये एक बड़ी करेक्शन की का इंडिकेशन है जिसकी वजह से जो है वो आज हमने ये फेज देखा? नहीं, वैसे ये कह सकते हैं कि करेक्शन या इंट्राडे करेक्शन काफी यानी हफ्तों से हो रही है। और लेकिन ये है कि आप ये भी देखें कि बहुत सेक्टर्स में भी स्विचिंग भी हो रही है। चूंकि अब सिक्लिकल्स चले हैं, तो अब सिक्लिकल से लोग निकल के वापस डिविडेंड वाले स्टॉक्स में भी आ रहे हैं, और बाज जो अच्छे कोई वैल्यू स्टॉक्स हैं उसमें भी वापस आ रहे हैं। और बाज ये है कि चूंकि एक व्यू ये भी है कि बजट चूंकि आ रहा है तो लोग अब थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। एक चीज ये भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब वो वॉलेटिलिटी नहीं है जो पहले थी या पिछले दिनों में थी। अब थोड़ा सा रिस्क लेवल कम हुआ है। और मैंने पिछले वीडियो लॉग में आपको बताया था कि KC 100 के अलावा KC 30 में जगह है। KC 30 को जरूर जहन में रखना चाहिए, और ये आपके बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स पे मुश्तमिल है। सही। सर हम जो है वो हमने दीवान फारूक मोटर की अगर हम बात करें तो हमने देखा दीवान फारूक मोटर में काफी हमने अच्छी एक्टिविटी जो है वो हो रही है। जिस तरह जो है हमने पीआईए में देखा था, जो एक टाइम था जिसमें पीआईए में भी जो है वो एक्टिविटी हो रही थी। तो फिर उसके बाद जो है वो लोग काफी फंस गए थे पीआईए में। तो ये क्या इसी में दीवान फारूक मोटर्स में भी यही होगा, या कोई फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट है इसमें? जो 5 रुपए का जो ये स्टॉक था, ये जो है वो आज 40 रुपए में बंद हुआ, तो क्या वजह है? बहसियत तज्जिया कार और यह है कि दीवान फारूक मोटर पे खुल्लम खुल्ला बात करना तो थोड़ा सा वो है। लेकिन ये है कि मैं उमूमी तौर पे ये कहूँगा कि अगर आप इनकी एक किताब देखें जो आखिरी किताब थी, उसमें इन्होंने लिखा था कि ये इनके मतलब एक तो ईवी गाड़ी का तस्करा था। आजकल दुनिया में एक फैड है ईवी गाड़ी। अब वो तो मुझे मुश्किल मालूम होता है, लेकिन ये है कि जो शहजोर है वो बहरहाल इनका एक चलता हुआ ब्रांड था। और सेंट्रो वो भी एक चलता हुआ ब्रांड था। तो उस हवाले से काफी चहमगोइयाँ या बातचीत है। इंडस्ट्री सोर्सेस से जाहिर बात है कुछ चीजें होती हैं तो लोग करते हैं। तो इंडस्ट्री सोर्सेस से कुछ इसमें मस्बत कुछ सिग्नल्स हैं जो हमें इधर उधर से मिलते हैं। जाहिर बात है इसके कोई नोटिस नहीं है, इसके कोई PSX पे वो नहीं है। बहरहाल ये कि लोग कर रहे हैं। और आप इसको अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप चार्ट्स को भी देख सकते हैं। आप MACD को देखें, वो आपकी लाइन है, MACD की लाइन, आप उसको फॉलो करते हुए किसी भी स्क्रिप्ट में बशमूल DFML के आप कर सकते हैं। और दीवान सीमेंट जो है वो भी उसमें आप देख सकते हैं। सर सर इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल करना चाहूंगा। इसमें ऑटो सेक्टर में गैल भी एक अच्छा स्टॉक है और इसने भी काफी इंप्रूवमेंट दी है। तो इसमें आगे क्या फ्यूचर है? गनी ऑटोमोबाइल हम अक्सर देखते रहते हैं कि इनकी जो चेरी SUV हैं वो बिकती हैं इक्का दिक्का। जैसे हम शोरूम्स में देखते हैं, इत्तेफाक से हमारी ऑफिस भी उनके करीब है, तो हम देखते रहते हैं कि इनकी गाड़ियां बिकती हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है थोड़ा बहुत। तो नंबर्स जो पामा के हैं उसमें भी आ रहे हैं। तो अब यकीनी तौर पे थोड़े से जो इनकी EPS होगी वो भी ज़रा बेहतर हो जाएगी। तो ये है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जाहिर बात है लाहौर बेस्ड इन्वेस्टर्स अगर इसमें GAL हो या GHNI हो या साफकार हो, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी करते हैं, तो इसकी वजह से प्राइस एप्रिसिएशन या मूवमेंट बहुत ज़्यादा है।
तो थोड़ा सा अपनी वो टेक्निकल लाइंस को देखते हुए आपको सोच समझ के करना चाहिए। नंबर्स हैं, सेल्स हो रही है, पामा में भी नजर आ रही है, तो ये कि थोड़ा देख दाख के करना चाहिए। सही है सर। सर इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा, इसमें जो नया आईपीओ आया है फास्ट केबल का, इसको आप कैसा देखते हैं? इसमें देखिए, लाहौर की पार्टी है, और काफी पुरानी पार्टी है, काफी वक्तों से लगे हुए थे कि उनका आईपीओ हो। अ, उस वक्त हालात 2-3 साल पहले काफी दगरगू थे। अब ये है कि ये अभी भी ऐसा है कि 70% पे चलते हैं। पिछले 3 साल से कंटिन्यूस जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो 70% से ऊपर थी। तो ये एक अच्छा हिसाब है। आजकल की दूसरी कंपनियों के हिसाब से अगर हम सीमेंट वगैरह कंपनीज देखते हैं तो वो 30-30, 40-40, 50-50% से ज्यादा नहीं चल रही। तो उस हिसाब से तो सर, ये, हाँ, इसमें ये कि जब भी कोई नया आईपीओ आता है सर, उसमें कोई ना कोई लोग कहते हैं कि सट्टा हो रहा है, ऊपर जा रही है प्राइस, जिस तरह इसको एक हवा बना रहे हैं कुछ कि भाई ये ऑक्टोपस की तरह आते ही परफॉर्म करने लग जाएगा। तो क्या इसमें ये एक अच्छा आईपीओ होगा फास्ट केबल का, या जिस तरह बाकी पिट गए हैं ये भी? देखिए, पाकिस्तान में जो आईपीओ आता है तो उसमें उमूमी तौर पे राय ये है कि वो सरमायाकारों से ज़्यादा वो उस अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। वो कॉर्पोरेट फाइनेंस इवेंट होता है, तो जो ब्रोकरेज, जो इसमें लीड मैनेजर्स होते हैं या उसको एडवाइस कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो उस कंपनी को दिला दें। तो प्राइस जो एक डिस्कवरी है, वो वहां सिवाय एक ऑक्टोपस के, जब ये ऑक्टोपस भी आया था तो आपको याद होगा उसमें फ्लोट का इशू था, और फ्लोट कम था और प्राइस कम दे दी थी। अब इसमें ये है कि फ्लोट तो अच्छा खासा है और पैसे भी तकरीबन इनको मिल जाएंगे। अब ये है कि कुछ टाइम लगेगा सेटल समझने होने में बिल्कुल। में। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा इसमें कोई चीज हो सकती है। हाँ, फास्ट केबल की वजह से ये हुआ है कि हमने देखा कि जो एक बड़ी कंपनी थी पाकिस्तान केबल, उसके जो शेयर्स थे वो उसी भाव पे या उसी मल्टीपल पे री रेट हो गए। तो ये फायदा है, ये आप देख सकते हैं। यही जी आईटेक के सेंचुरी पेपर में हो गया वो। तो सर, वेव्स और पाक इलेक्ट्रॉन पे भी रोशनी डाल दें कि वेव्स और पाक इलेक्ट्रॉन का कैसा फ्यूचर है? देखिए, पाक इलेक्ट्रॉन, अगर आप कभी लाहौर जाएं और वहां पे देखें, बड़ी अहम जगह पे वॉल्टन रोड पे उनकी फैक्ट्री है, और बहुत ज्यादा वैल्यू हो चुकी है। सामने पैकेजेस मॉल है उसके। तो ये है कि अगर फर्ज करें कि कोई अप्लायंसेस यूनिट वो बेचते हैं, तो पहले ही आपने देखा होगा कि डॉलेंस जो बिका, तो आर्सेलिक एक टर्किश कंसर्न ने लिया और वो उसने बहुत जबरदस्त, बहुत इम्प्रूव कर दी क्वालिटी डॉलेंस के अप्लायंसेस की। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी पेल में होती है, जो अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो एक एनालिसिस बहैसियत तज्जियाकार कर रहा हूँ। तो ये जी है जी। कि जाहिर उनका मेन जो पेल का काम है वो ग्रिड स्टेशंस का है, वो मीटरिंग का है। उसके अलावा उनका बहुत जबरदस्त किस्म के इंजीनियर्स हैं, मगर उनकी अप्लायंसेस भी थी। जिन लोगों ने उनकी अप्लायंसेस का डिवीजन शुरू किया था, फिर बाद में वो होते होते वो उन्होंने वेव्स भी बनाया। यानी सिंगर ली और सिंगर से वेव बनाया और एक कंपनी को बहुत ऊपर ले गए, और कंपनी के सेल को 10 बिलियन कर दिया, कंपनी के आउटलेट्स बढ़ा दिए। तो ये कि ये गर्मियों का सीजन है, आप जानते हैं, डिस्पेंसर्स और इस तरह की बहुत सारी चीजों की सेल है। तो इस समर सीजन के हिसाब से उस तरह प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हुई जैसे पहले पिछले सालों में पेल की या वेव्स की होती थी। दोनों के ईयर एंड कैलेंडर ईयर एंड हैं। तो ये हो सकता है कि इस दफा जो समर या हीट वेव बहुत ज्यादा है, तो आगे चल के जो ये एसी और फ्रिज और जो ये जो जो ट्रिपलेट्स हैं, जैसे वेव्स की का ब्रांड है, या जैसे ये डिस्पेंसर्स जी। हैं, इस सेल में इजाफा हो। और फिर उसके बाद ये है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बुरे नहीं है, प्राइस बुरी नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी या पैनिक नहीं है, आप कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी सही। चीजें हैं। अच्छा सर, मैं अब ये जो ऑयल सेक्टर है इसमें ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, इनके बारे में पूछना चाहता हूँ कि इनका नेक्स्ट क्वार्टर कैसा आ रहा है, और इनमें अर्निंग अगर अच्छी आ रही है तो क्या इस यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म का सोच के होल्ड करना चाहिए इनके शेयर?
देखिए, वैसे तो अगर आप प्रोडक्शन प्रोफाइल की बात करें तो प्रोडक्शन पाकिस्तान में अगर गैस प्राइसेस है ही तो इन दोनों कंपनीज की वजह से है। इनके प्रोडक्शन प्रोफाइल नीचे आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इन कंपनीज को प्रोटेक्ट करती है डॉलर प्राइसिंग दे के। तो इस वक्त आईएमएफ ने जो डॉलर की कीमत का 328 रुपए के बारे में बात हो रही है, जो नया प्रोग्राम होगा, तो उस हिसाब से देखें तो डॉलर डिनोमिनेशन में ये दोनों कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़ी बेनिफिशरीज हैं, ओजीडीसी पीपीएल, क्योंकि गैस प्राइस भी और जो ऑयल प्राइस है ये दोनों डॉलर में डिनोमिनेट होती हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये इसमें कोई प्राइस एप्रिसिएशन हो सकती है। चूंकि जो भी प्रोडक्शन हो उसको डॉलर प्राइसिंग ही मिलनी है, तो ईपीएस भी उसी तरीके से बड़े बड़े आते जाएंगे। हम इनको पेपर टाइगर्स कहेंगे, लेकिन वैसे ये है कि डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से इन कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इजाफा हो सकता है। एक चीज पीपीएल की किताबों में लिखी हुई थी, एक थोड़ा सा इनका सर्कुलर डेट की सूरत हाल बेहतर हुई है इस हिसाब से कि अब नए सर्कुलर डेट अब कम हिसाब से बन रहे हैं या कम बन रहे हैं या बिल्कुल नहीं बन रहे। तो वो एक मस्बत साइन है जिसका कि हमने ये देखा कि थोड़ा सा क्वार्टर में भी थोड़े थोड़े डिविडेंड देना शुरू कर दिए हैं। तो पीपीएल थोड़ा सा मुझे जरा थोड़ा बेहतर एक ऑप्शन लग रही है। जबकि बजट का सीजन होगा, सिक्लिकल्स में प्रॉब्लम होगी तो लोग घुस सकते हैं। जैसे कि मैंने डिविडेंड यील्ड के हवाले से कहा कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में जा सकते हैं, तो ओजीडीसी पीपीएल भी उनमें से जो है वो स्टॉक्स में ऐसा हो सकता है कि वो लोगों की अब सर मैं टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ आऊंगा। टेक्सटाइल सेक्टर में निशात मिल और निशात चूनिया लिमिटेड, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है? और या दोनों ही अभी इनका सीजन शुरू होने वाला है या इनमें कुछ है बेहतरी? तो इसमें आप क्या इन्वेस्टर को राय देंगे, यहाँ पे बाय कर ले? टेक्सटाइल सेक्टर बिलोबूम ठीक है। चूंकि ये जैसे मैंने डॉलर एप्रिसिएशन की, एक्सचेंज गेन की बात कर दी, तो इसमें ये मुझे लगता है कि जो बड़ी मिलें जिनका आपने तस्करा कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि इनमें क्योंकि वैल्यू तो है, दूसरी और भी जो मिले हैं उनमें वैल्यू है। मगर एक जो फैक्टर जो हमने देखा है वो ये है कि कराची की जो टेक्सटाइल मिले हैं, इनको अगर आप ढूंढें तो इनमें जरा एक्टिविटी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, बेहतर हो गई है जो आप लोगों से बात करते हैं। पंजाब में और फैसलाबाद में थोड़ा सा अभी भी मसले मसाइल हैं। और जो बिजली और गैस और ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स के जो रेट्स हैं वो एक हो सकता है कि मार्जिन को कम करें। तो इस वजह से निशात पिल चूनिया में वो बात नहीं होगी जो इंटरलूप में होगी, जो कि ज़रा बेहतर मिल है, या कराची की जो पार्टियां हैं उनमें होगी। सही है। और सर ये जो पेनी स्टॉक्स में आते हैं, ये वैसे तो स्टील सेक्टर में आयशा स्टील और आगा स्टील, दोनों की प्राइस भी आप देख रहे हैं काफी नीचे है। तो क्या इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या ये फारिग हैं कंपनियां? क्योंकि बाकी हर चीज की प्राइस डबल हुई है, ये इतना इन्होंने मूवमेंट नहीं की स्टील सेक्टर में। INIL, ISL, मुगल, इनको देखें, इन्होंने फिर भी कुछ बेहतरी दिखाई है। तो इसमें आयशा स्टील और आगा का पूछना चाहता हूँ कि आगा स्टील में कुछ है मूवमेंट आगे, या इनके ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा है, बैंक का कर्जा है जिसकी वजह से मूव नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आपने सही एक चीज़ बताई। थोड़े से डेट के बैंकों से इश्यूज जो आगा स्टील के हैं सुनने में, जो और जो नोटिस हम देखते रहते हैं। बकिया ये कि इस वक्त अगर आप जो सीआरसी का और जो गैल्वेनाइज की जो इंडस्ट्री है इसमें अगर आप घूमें तो उसमें आप देखते हैं तो बड़ा टफ कंपटीशन है। आईएसएल उसमें एक सबसे बड़ा प्लेयर है, और वो यानी अभी भी थोड़ा बहुत आप उनके क्वार्टरली नताइज में देख सकते हैं कि उनके नताइज ज़रा से या यूटिलाइजेशन लेवल ज़रा से बेहतर हैं। और जो आयशा स्टील है वो थोड़े दबाव में है। वो नहीं, थोड़ा सा मतलब नहीं कर पा रहे। जाहिर बात है कोई एक्टिविटी बिल्डअप होगी मुल्क में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक्टिविटी होगी, या ये तो जो ही गाड़ियों गाड़ियों की शीटें हैं या मोटरसाइकिल की जो जो मिड गार्ड्स वगैरह हैं इनमें कोई काम धंधे में ज़रा इजाफा होगा, तो क्यों नहीं आयशा स्टील में भी हो सकता है। मगर ये कि अभी थोड़ा हुनूस टाइम है, हो सकता है कि ये जून भी दबाव में जाए। ओके।
सर ये पीएसओ के ऊपर काफी डेप्ट है, तो ये इसका मसला कब हल होगा? और सुना है कुछ लीवी चार्जेस भी हुकूमत कोई टैक्स लगाने लगी है, वो उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। तो ये मतलब पीएसओ पहले लोग बहुत शौक से लेते थे, अभी पीएसओ लेते हुए डरते हैं। शेल का भी बता दीजिएगा। देखिए, पीएसओ में पहले थोड़ा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हो सकता है कि दूसरे तज्जियाकार उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करें, वो ये है कि पहले जब ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा या कमी होती थी, तो उसका एक बिल वास्ता, यानी उसका एक जो फायदा था या नुकसान था, वो पीएसओ और ओएमसीज में आता था। मेरा ये ख्याल है कि अब ये जो फायदा है वो रिफाइनरीज को आता है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है, तो रिफाइनरीज की जो एक्स रिफाइनरी प्राइसेस में भी कमी हुई है। तो इससे ये है कि अब ये फायदा रिफाइनरीज को या ये नुकसान रिफाइनरीज को थोड़ा है, और पीएसओ को उस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं हैं। जाहिर बात है, वो आप देखते हैं कि एक अखबार में नोटिस देते हैं कि जी हमारा 800 बिलियन का सर्कुलर डेट है, वो जी पूरा बिल्कुल। है या हमें तो वो उसी इसीलिए दिए जाता है कि कुछ हुकूमत पाकिस्तान उनको 30 या 40 बिलियन डॉलर दे देती है, या कुछ एलसी खुलने में मदद हो जाती है, कोई पेट्रोलियम से जो एलसी होती है उस खुलने में मदद हो जाती है। तो उसके अलावा ये है कि कंपनी में जो एक सब्सिडरी है पाकिस्तान रिफाइनरी, उसकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। तो यही है कि आपको अगर पीएसओ में ही काम करना है तो आप पाकिस्तान रिफाइनरी में काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे न सिर्फ ये कि कारकर्दगी बेहतर है, बल्कि उन्होंने उसको वो एक बहुत ही बंद वाली सिचुएशन से बहुत ऊपर लिया है वो कंपनी को, जो एक मसले मसाइल से आज से 4-5 साल पहले, बल्कि अब तो वो मार्केट लीडर्स हैं, बेहतरीन किस्म का पेट्रोल बनाते हैं। तो आपको अगर पीएसओ में करना है तो आप पीआरएल में कर सकते हैं काम। तो ये मेरा एक इसमें व्यू है कि जो प्राइस एडवांटेज है वो रिफाइनरीज को ज्यादा है। और सर पोल में कैपिटल गेन कितना आ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर तक? अभी वो 500 पे कर रहा है ट्रेड। अगर आप ईपीएस या डिविडेंड की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि कोई बड़ा डिविडेंड जो है वो आ सकता है। और प्राइस एप्रिसिएशन हमारे हिसाब से उतनी थी वो अचानक बहुत झट से ही हो गई है। लेकिन ये है कि ईपीएस के हिसाब से एक थोड़ा सा आज गेम, अगर ये है कि अरेबियन लाइट की कीमतें थोड़ी बढ़ती हैं क्योंकि गल्फ में सूरत हाल है, तो फिर वापस लोगों की का फोकस जो है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में आ सकता है। ये मेरा सर कितना कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं इस क्वार्टर में? लगता है कि 60, 65, 70 रुपए तक का एक डिविडेंड जो है वो, क्योंकि पिछले सालों में भी ऐसा हुआ है कि जून के जी। डिविडेंड्स, जो फाइनल ईयर डिविडेंड्स थे वो अच्छे थे, बड़े थे। तो उम्मीद की जाती है, क्योंकि इस दफा अटक पेट्रोलियम के भी डिविडेंड कम हैं, अटक ग्रुप के डिविडेंड्स जो हैं वो, और जो फायदा है या कैश है वो इस वक्त अटक रिफाइनरी में है बैलेंस शीट में। अच्छा। तो हो हाँ। सकता है वो बुक गेन्स, जैसे डॉलर का मैंने आपको ओजीडीसी और पीपीएल के केस में बताया, तो डॉलर बेनिफिट तो इस छोटी सी ईएनपी कंपनी पीओएल में भी है, जिसकी ऑयल और गैस प्रोडक्शन दोनों ही अब कम होती चली जा रही है। तो हम्म। उनको डॉलर बेनिफिट मिलेगा, तो वो उसको जाहिर बात है डिविडेंड की शक्ल में पास ऑन करके मतलब अपने आप को डिविडेंड भी दे देंगे। ठीक हो गया। सर ये पावर सेक्टर का बताइएगा। पावर जनरेशन सेक्टर में लाल पीर, निषाद पावर और निषाद चूनिया पावर, हपको, कैपको, पाक जैन, ये सारी माशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा देते हैं और इस टाइम मूवमेंट में भी हैं। तो आप क्या कहते हैं, सब में इन्वेस्टमेंट कर ली जाए थोड़ी थोड़ी? जी जी बिल्कुल, कल हम लोगों ने एक रिपोर्ट का इजरा किया था, उसमें हमने बताया था कि वैल्यू एट रिस्क पावर सेक्टर कंपनीज बिलुमूम और बिल खुसूस हब पावर के अंदर कम है। तो आप इसमें क्योंकि डिविडेंड स्टॉक्स हैं, स्टॉक है ये, तो आप कर सकते हैं। बकिया ये कि आप देख रहे होंगे कि खबरों में आ रहा है कि चाइनीज को कोई रिलीफ मिलेगा, कुछ उनको सर्कुलर डेट के पैसे रिलीज होंगे, तो उसमें जाहिर बात है चाइना पावर हब जनरेशन जो है उनको भी होने हैं। तो हमारी मार्केट भी उसको बहुत उसको फॉलो कर रही है इस पूरे मामले को, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पावर कंपनी आती है
उसके सर्कुलर डेट भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। ये है अगर ये चाइनीज से मामलात करने हैं और हुकूमत को आगे चलना है, तो चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट लानी है, और ये जो अभी चल रहा है IMF के साथ मामला, तो उसमें तो फिर इनको चाइनीज को पैसे भी देने पड़ेंगे, जो एजेंसीज यहाँ पे। तो एक हब पावर पे एक थोड़ा सा फोकस है। उसके अलावा ये है कि देखें, कोट अद्दू पावर का इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो चुकी है, उनकी ऑपरेटिंग जो एक जिंदगी थी वो खत्म हो गई है। तो अब वो कंपनी भी अपने आप को डाइवेस्ट कर रही है, बहुत सारे पोर्टफोलियोज में इजाफा कर रही है। स्क्रैप वैल्यू उनकी 50-75 रुपए तक है, अगर आप हमारी वेबसाइट को भी देखें। यानी स्क्रैप वैल्यू से मतलब ये कि जब कभी कोई प्लांट बिकेगा, या क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो चुकी है, तो जो इन्वेस्टर को ये चीज फोकस करनी चाहिए। फिर यही चीज लालपी और यही चीज पाकजैन पावर में है। पाकजैन पावर में स्क्रैप वैल्यू तकरीबन आ चुकी है प्राइस के अंदर। और पाकजैन पावर और लालपी चूंकि एक ही तरह के प्लांट हैं और एक ही टाइम पीरियड के प्लांट हैं, और उनकी इकोनॉमिक लाइफ भी खत्म हो गई, तो वो स्क्रैप वैल्यू जो पाकजैन पावर में आ गई है वो लालपी में नहीं आई है। तो इस वजह से लोग उसको थोड़ा सा, इस गैप को ब्रिज करने के लिए वो थोड़ा इसको लाल पीर को देख रहे हैं। और फिर ये कि दोनों जो पार्टियां हैं, पाक जन पावर, लाल पीर, उनके बारे में अखबारी खबरें हैं, वैसे कोई नोटिस कुछ नहीं है कि वो सोचते सही है। हैं कि वो इम्पोर्टेड कोल पे लेकर आएंगे। तो उसको देख के लोग जो है थोड़ा वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सर इसका सीमेंट सेक्टर में आपने दीवान सीमेंट का नाम लिया है, तो डीजीकेसी और पावर सीमेंट कैसे हैं सर? और गरीब आल को भी इंक्लूड कर लें। रिसेंटली करीबाल में मेरी कोई स्टडी नहीं है। डीजी खान पे अलबत्ता है। डीजी खान इसलिए इस वक्त सबसे बेहतर रहा क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो अचानक डीजी खान में नज़र आई। 68%। यानी इस साल हमारा गुमान ये है, यानी 9-10 महीनों की डिस्पैचेस को देख के, कि इनकी डिस्पैचेस सबसे हाईएस्ट 68% होंगी। बल्कि दूसरी जो सीमेंट कंपनियां हैं उनकी 50% से भी कम है। यानी आपके मुल्क में इस वक्त कोई काम, मतलब धंधे या कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटी मांद पड़ी हुई है। तो इसमें डीजी खान जो है वो ऐसा लगता है कि वो क्लिंकर की एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर। तो हाँ। इस वजह से डीजी खान जो है वो अ, यानी एक बेहतर सूरत हाल में है, या नंबर्स अच्छे दिखाएगा फाइनल क्वार्टर के अंदर, ऐसा लगता है डिस्पैचेस और उनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स को देखते हुए। दूसरी कंपनी सही। आपने कौन दूसरी कंपनी कौन सी बोली आपने? पावर सीमेंट, दीवान सीमेंट और मेपल लीफ। मेपल लीफ के भी वही नंबर्स हैं, वही 46-47% यूटिलाइजेशन हम्म। हमारा साल का। आपको याद होगा 2020-21 का वक्त था, तो इमरान खान का दौर था, तो उस वक्त तो 80-80, 90-90, 100-100% तक यूटिलाइजेशन लेवल्स थे कंपनीज के। अब वो तकरीबन उसके आधे हो चुके हैं। हमने यानी IMF की पॉलिसी के तहत डिमांड डिस्ट्रक्ट की है। तो फिर भी मेपल लीफ अपने इलाके का, नॉर्दर्न जोन का एक अच्छा प्लेयर है। तो ये है कि फिलहाल यूटिलाइजेशन लेवल वही 50% से नीचे हैं। तो वो इस हम्म। हिसाब से ही देखेंगे। डिविडेंड चूंकि इनका थोड़ा कमजोर है या नहीं होता, तो वो थोड़ा सा लोग जो है जरा उस पर काफी यानी जज्बेज होते हैं। सर टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेटसोल, एवीएन कैसे लगते हैं सर? नेटसोल का भी आया है किसी से एग्रीमेंट वगैरह। नेटसोल के हवाले से मेरे काफ़ी यानी तारीखी ख्यालात हैं। मगर ये कि मैं उसको मुख्तसरन ही कहूँगा कि कंपनी ने उस तरह ग्रो नहीं किया। जब यानी IPO के वक्त से मैं देख रहा हूँ 2005 से, उस वक्त से जिस जिस हिसाब से सिस्टम लिमिटेड ग्रो कर गया, ये है कि अब ये दुनिया क्लाउड कंप्यूटिंग की है। ये दुनिया जो है इस वक्त AI की है। और आप अभी तक डिजिटल और सॉफ्टवेयर के ही उसमें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इनको बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कंपनी बहुत पुराने उसमें है। हाँ, इनकी दुनिया में 2-3 जगहों पे प्रेजेंस है, मगर ये है कि वो जो EPS या सेल्स के नंबर्स जो हैं वो इतने ज़बरदस्त नहीं होते। बहरहाल टेक्निकली मैं देख रहा था आज, तो मुझे लगता है कि काफी यानी वोल्टाइल है तकरीबन सर। अगर 100, जी जी, 125-26 के ऊपर आए तो मुझे मतलब 132, और 132 के ऊपर फिर 156
अब ये है कि ये तो उसी सूरत में हो सकता है कि जब बाजार में कोई वापस रैली बने, तो फिर ये है जी। कि बाकी इसमें स्टॉप लॉस 118 का, जहां तक कल का मेरा था रीडिंग, तो सर 118 का। पीटीसी में कुछ सुनने में आ रही थी इत्तसालात वालों के साथ, कुछ दुबई वालों के साथ इनका मुआहिदा होगा, पर मेरा ख्याल है ये बात बार बार ये न्यूज आती रहती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पीटीसी भी 15 रुपए के आसपास घूमता रहता है। देखिए, आप खुद डिजिटल एक्सचेंज जाएं और आप देखें, वो मतलब खाली पड़े हुए होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं। हम्म। कि वो कहते हैं कि ये म्यूटेशंस हमारे नाम कर दें, तो आप कर दें। दूसरा ये कि देखें, जो यूएई के इन्वेस्टर्स हों या सऊदी इन्वेस्टर्स हों या ये जो गल्फ के इन्वेस्टर्स हों, अभी बहुत आगे चले गए हैं। ये दुनिया की बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजीज में ये इन्वेस्ट करते हैं, ये जीपीयूज में इन्वेस्ट करते हैं, एनवीडिया के अंदर करते हैं, वीडियो गेमिंग में कर रहे हैं, ये बहुत आगे चले गए हैं। ये इस तरह की हम्म, पुराने एसेट के। फायदा नहीं है बिल्कुल। सर अब मैं आऊंगा इसके फार्मा सेक्टर पे। सरले, एजीपी और सिटी फार्मा, तो ये इनका क्या फ्यूचर देखते हैं? अभी तक ये प्राइजेस तो हुकूमत के साथ इनका कुछ इशू चल रहा था। हुकूमत के साथ। सर प्राइजेस के ऊपर चल रहा था, सेल्स टैक्स हुकूमत इन पे कुछ लगा रही है, कभी ये आगे पास ऑन कर देंगे अवाम को, शायद दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो जाए। अच्छा सीमेंट भी आप बढ़ गया था। अच्छा, आप ये जीएसटी की बात कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, ये असल में आईएमएफ जो चाह रहा है 1800, यानी तकरीबन 18 ट्रिलियन का जो बजट चाह रहा है, तो वो अब कैसे पॉसिबल होगा? वो तो जाहिर बात है, आपको मुख्तलिफ सतह पे, मुख्तलिफ जगहों पे ये करेंगे, टैक्सेस लगाएंगे। ये बजट बहुत ज़्यादा यानी अनपॉपुलर होगा और बहुत सख्त होगा, लोग इसका बहुत बुरा मनाएंगे। रिलीफ के बजाय ये तो बहुत ही सूरत हाल वो होगी। दवाइयों की कीमत में भी आप ये देखेंगे, डीरेगुलेट तकरीबन कर चुके हैं। हर दवा को आप लेने जाएं तो हर महीने वो बिल्कुल मुख्तलिफ कीमत पे होती है। जीएसटी लगेगी तो और उसमें पर लग जाएंगे, तो इन्फ्लेशन के और उसमें मसाइल होंगे। नहीं, तो इन ये कंपनीज थोड़े से को मसले। होल्ड कर सकते हैं, सीपीएचएल को अगर आज 30 रुपए पे होल्ड करें तो क्या 50 रुपए या 40 रुपए तक गेन आ सकता है, कैपिटल गेन? या सरले में अ, कुछ आपको गेन नजर आता हो, या एजीपी में कोई सजेस्ट कर दें कोई शेयर। इसमें मेरी जो फेवरेट कंपनी है वो एबेट है। अच्छा। फार्मा में कंपनी टर्न अराउंड हो रहा है। पहले एक्सचेंज लॉसेस की वजह से मसले थे। अब ये है कि प्राइसेस डीरेगुलेट हो गई हैं, तो आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लॉस से नफा और फिर बड़ा नफा और फिर बहुत ही बड़ा नफा। तो उस वो केस हम एबट में देख रहे हैं। वो केस हम दूसरी जो कंपनियां हैं, तकरीबन सारी ही फार्मा कंपनी हैं, उनमें देख रहे हैं। उनमें फिरोसन भी है। ये मेरी दो तीन फेवरेट कंपनियां हैं। बाकी फिर जो सही। आप लिए उसमें एजीपी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छी लेकिन कंपनी है। ये अपनी जो कीमत है, ये इसकी ईपीएस के हिसाब से चलती है। ईपीएस हम्म। थोड़ी सी 5 रुपए या इस तरह होती है, तो आप इसको 25-25 का मल्टीपल तो नहीं दे सकते। तो जाहिर बात है, फिर आप इसको अगर ज्यादा से ज्यादा 15 का मल्टीपल भी देंगे, तो उस हिसाब से भी ये फेयरली वैल्यूड है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी एक वो हो सकती है, एजीपी। अब मैं सर बाकी बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछना चाहूंगा। जी जी जी। बैंकिंग सेक्टर के जी पूछे। बैंक ऑफ पंजाब कितने दिन हो गए हैं, आसपास महीना ही होने वाला है, 5 रुपए पे ही फिक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू देखें तो काफी ऊपर है, तो ये ज्यादती है, इधर घूम रहा है, इसको 8-9 रुपए का तो होना चाहिए कम से कम। देखिए, जो भी फेयर वैल्यू होती है वो एक तरह से एक इन्वेस्टर का परसेप्शन होता है कि ये कंपनी जो है वो इस कीमत पे होनी चाहिए या ये कंपनी अच्छी है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि ये कम कीमत की कंपनी है तो इसी को ले लो, लेकिन फिर हम्म। वो बढ़ता नहीं है। तो अब इसमें जाहिर बात है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज्यादा हैं
कोई भी अगर इन्वेस्टर इसमें आएगा तो उसको बहुत ज्यादा शेयर्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। अब साजगार के अंदर अगर अगर आप कोई यानी 5-10 लोग मिल के कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो सैकड़ों लोगों को मिलके जो है वो करना पड़ेगा। अगर तो ये है कि अगर पंजाब में एक हुकूमत ऐसी होती जो पॉपुलरली इलेक्टेड होती, तो वो लोनों का इजारा करते नौजवानों के लिए या कुछ चीज स्कीम्स नजर आती तो यकीनी तौर पे लोग बैंक ऑफ पंजाब लेते। और जाहिर बात है लोन बुक बढ़ती, लोन बुक के बढ़ने से यानी उनकी जो ईपीएस है वो बढ़ती, फिर वो डिविडेंड देने के उसमें होते, तो यकीनी तौर पे वो तो पंजाब में भी होता। अब ये है कि जो ये एससीसीपी का नोटिस है, इसमें ये 8 बिलियन के टीएफसी होल्डर के अगेंस्ट इन्होंने कहा था कि 971 मिलियन शेयर्स आप इशू कर दें यानी बैंक ऑफ पंजाब को। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें आगे क्या पेशरफ्त होगी ये मुझे नहीं पता, इसका क्या होगा या इन्वेस्टर्स को देखेगा। लेकिन राइट नाउ यानी वो जो टीएफसी होल्डर को जो कीमत इनमें शेयर हो गए वो तकरीबन रुपए के हिसाब से, मुझे जो मैंने कैलकुलेशन करी, हो सकता है वो कुछ आगे पीछे हो सकती है। और जो कीमत इस वक्त है यानी एक्सचेंज पे वो 5 रुपए की है। तो ये एक छोटा मोटा कोई आर्बिट्राज हो सकता है, सर ये जो बाकी कि बैंक मैं समझता हूँ यूबीएल हो कि गया, मुस्लिम कमर्शियल, ये तो हमेशा यूबीएल तो 11 रुपए हर क्वार्टर का डिविडेंड दे रहा है और इसकी प्राइस भी देखें 215-20 हो गई है। आपको यूबीएल, एमसीबी और बैंकल फलाह में अगर कोई चूज करना पड़े तो आप क्या लेके रखेंगे, या सब में थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो का हिस्सा डाल देंगे? आपने यूबीएल, एमसीबी और तीसरी बैंक कौन सी की? बैंकल फलाह सर। हाँ, इसमें बी बैंक मैंने नहीं कहा। अम, इसमें यूबीएल बैंक इसलिए करेंगे कि एक तो आप देख रहे हैं कि पिछले 5 क्वार्टरों से 11 रुपए है। दूसरा ये कि बेस्ट पे सीमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी होल्डिंग को यूबीएल बैंक में बढ़ाए। उनकी होल्डिंग अभी 11% तक नहीं हुई है, तो वो चाहेंगे कि वो अपनी होल्डिंग को बेहतर करें, जो कि हमने चीज़ लकी सीमेंट में देखी और कुछ और भी कंपनीज में हमने देखी। लोगों ने जो अपने स्टॉक्स बाय बैक किए थे, ट्रेजरी बाय बैक की, मेपल लीफ में था, नेटसोल में था। तो इसी तरीके से ये चीज़ यूबीएल में हो सकती है। तो यूबीएल है। और इसके अलावा ये जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है वो भी यूबीएल और एमसीबी बैंक में होगी। सही है। और सर इसमें जो केमिकल सेक्टर है, लॉट कैम और ईपीसीएल, ये कंपनीज तो इनका मार्जिन आपको पता है, आजकल इनको प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, बल्कि बंद पड़ी हुई है। शायद लॉट कैम तो बंद है। ईपीसीएल का पीवीसी मार्जिन आपको पता है आजकल वो उसको वो प्राइस मिल नहीं रही, तो वरना तो क्या इनमें इम्कान है कि ये बाद में लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज अच्छी हैं, इनमें इन्वेस्ट किया जाए तो, या केमिकल अम, सेक्टर अभी दबाव का शिकार रहेगा? देखिए, दो वजूहात हैं। एक तो गैस प्राइस का है मामला। तो इसमें एंग्रो पॉलीमर को जो गैस प्राइस है वो यानी ये चीज 1200-1400 रुपए पर एमएमबीटीयू से होती हुई अब यानी 3000 और यानी एमएमबीटीयू वगैरह चली गई हैं। तो अब वो दूसरा ये कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा सा यानी ग्रोथ आए या कंस्ट्रक्शन बहाल हो, तो उसमें जहाँ सीमेंट चलेंगे, जहाँ स्टील चलेंगे, जहाँ ये सीआरसी वाली फ्लैट स्टील वाली कंपनियां चलेंगी, वहां पर एंग्रो पॉलीमर का पीवीसी भी चलेगा, पीवीसी का दाना। तो, हम्म। तो ये इसमें एक तो है चीज। दूसरा ये कि आपने टेक्सटाइल सेक्टर का कहा था, तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है चीज पानी की तरह, वो कॉस्टिक सोडा, वो उसमें एंग्रो पॉलीमर है। तो अगर ये है कि वहां पे इनका हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि गैस प्राइस का ही है मामला, जिसकी वजह से कि एंग्रो पॉलीमर की तरफ अब लोगों का थोड़ा सा या इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा रुख नहीं आ पा रहा। मगर फिर भी एंग्रो पॉलीमर जो है चूंकि डिविडेंड देता है और ईपीएस रिपोर्ट करता है, तो ये इस पैसों पे किसी भी मीडियम या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बुरा नहीं है। ये होना चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर। सही है। और सर लॉन्ग ये, हाँ लॉट कैम का सर, लॉट कैम का बताइएगा सर।
लॉर्ड कैंप पे पब्लिकली बात करना थोड़ा वो है। इसमें ये है कि मार्जिन तो आपने कहा सही है, $102 है, ये जो पैराक्साइलिन और पीटीए का, तो बड़ा कम है। अभी पिछले महीनों तक तो ये $170 भी था, $150 भी था, अभी इतना कम आ गया है। तो ये थोड़ा सा बैरूनी दुनिया में अगर ऑयल की थोड़ी सी आगे पीछे चीजें होती हैं, ऑयल प्राइसेस कम होती हैं, तो हो सकता है। दूसरा वो थोड़ा डील का भी है, डील डील भी थोड़ा जो नहीं हो पाई, और अब नई डील अगर यानी कम कीमत पे होती है, तो वो भी लोगों की नजरों में है बात। सर इनकी डील लक्की वालों के साथ होनी है? नहीं, अब लकी वाले तो पीछे हट गए, क्योंकि ये डॉलर नहीं, वो स्टेट बैंक की तरफ से कुछ मामलात है, तो वो उनका था। फिर वो अ, अब ये है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो जो गैट्रॉन की जो पार्टी है, नोवाटेक, जो सबसे बड़ी अच्छा। एक्सपोर्टर है, पैट की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्टर है, उसमें ये रॉ मटेरियल जाता है। तो ये नेचुरल उनसे बनता है कि वो लें। अब वो हो सकता है कि वो उस प्राइस पे ना लें जिस प्राइस पे लकी था। ये मेरा एक ऐसी जाती इसका ख्याल है। अम, कंपनी के ऊपर सर कुछ डेब्ट वगैरह नहीं है, तो सर मेरा ख्याल है कि कंपनी जो भी लेगा फायदे में रहेगा।